अभी अपना नया टॉपिक है सेलों का संयोजन, यानी कि सेलों को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो हमें जोड़ने के वही दो तरीके अपनाने हैं जो अपने पहले प्रतिरोधों के लिए अपनाए थे, संधारित्रों के लिए अपनाए थे। ठीक है, तो सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन। नंबर 1, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन। सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन। तो सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन देखते रहिए आप लगातार, लास्ट तक देखें पूरी वीडियो को। और आप बोर्ड की दृष्टि से शायद इस डेरिवेशन में 2 नंबर पक्के कर सकते हैं, आने के चांसेस ज्यादा हैं इसके। तो सबसे पहले हमें बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, और डेफिनेशन क्या है वो सुन लीजिए। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि सेलों का संयोजन है तो हमें सेल जोड़ने हैं। सेल जोड़ने हैं इसका मतलब क्या है, एक सेल आपके पास में इस प्रकार से है और दूसरा सेल आपके पास में इस प्रकार से है, ये प्लस माइनस और ये भी प्लस और इसका माइनस। ठीक है, अब इन दो सेलों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। और वो भी कौन से क्रम में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका क्या रहेगा कि एक सेल का एक टर्मिनल, जैसे मैंने ये टर्मिनल, एक सेल का एक टर्मिनल दूसरे सेल के किसी विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से संयोजित करते हैं तो सेलों का ऐसा संयोजन क्या कहलाएगा, श्रेणीक्रम संयोजन कहलाएगा। दोबारा सुन लीजिए, सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें एक सेल का एक टर्मिनल दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से संयोजित करना या जोड़ना ही क्या कहलाएगा, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन कहलाएगा। विपरीत ध्रुवता वाला टर्मिनल क्या है, विपरीत ध्रुवता वाला टर्मिनल क्या है, जैसे ये टर्मिनल क्या है, नेगेटिव है, तो इस नेगेटिव को विपरीत ध्रुवता वाले का टर्मिनल यानी कि इसको आपको क्या करना है, प्लस से जोड़ना है। यदि इस प्रकार से यदि आपने संयोजन कर रखा है तो सेलों में ये क्या कहलाएगा, श्रेणीक्रम संयोजन कहलाएगा। तो चलिए पहले इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं, जो मैंने बोला वो यही इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो डेफिनेशन में लिखें आप, सेलों का ऐसा संयोजन, सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें किसी एक सेल के किसी टर्मिनल को दूसरे सेल के विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से संयोजित कर दें या जोड़ दें, टर्मिनल से जोड़ दे तो सेलों का ऐसा संयोजन श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो गई इसकी सेलों की श्रेणीक्रम संयोजन की डेफिनेशन। इसका डायग्राम बनाते हैं। तो आपके पास में एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है, प्लस माइनस। तो इस नंबर एक सेल को मैंने नंबर 2 सेल के विपरीत क्रम वाले ध्रुवता से इसको संयोजित कर रखा है। ठीक है, इसका जो विद्युत भाग बल है वो हम मान लेते हैं एप्सिलॉन1, इसका विद्युत भाग बल कितना मान लेते हैं, एप्सिलॉन2। और सेल का कुछ आंतरिक प्रतिरोध भी होता है, तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध मैं यहां पर दर्शा रहा हूं। इसका आंतरिक प्रतिरोध है R1 और इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है, R2। इस प्रकार से अब इन दोनों सेलों से हम क्या लेंगे, विद्युत धारा लेंगे। और विद्युत धारा हमें कोई बल्ब है, फैन है या अन्य कोई विद्युत परिपथ में हमें
प्रवाहित करनी होगी और जिसका कुछ ना कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा। तो हम ये मान रहे हैं कि इन सेलों से जो प्रवाहित धारा है वह एक आर प्रतिरोध से प्रवाहित हो रही है, एक कैपिटल आर प्रतिरोध से प्रवाहित हो रही है। और यहाँ पर जो संयोजन का ये बिंदु है इसको हम मान रहे हैं ए और इसको मान रहे हैं बिंदु बी। अब आपको एक चीज पता चल रही होगी कि ये दोनों सेल और ये प्रतिरोध आर दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में। ये इसके साथ क्या है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इस पर जितना वोल्टेज होगा उतना वोल्टेज इन दोनों पर होगा। ठीक है, तो इस पर वोल्टेज कितना है, यानी कि इसकी टर्मिनल वोल्टता, और इस पर वोल्टेज कितना है, यानी कि इसकी टर्मिनल वोल्टता। एक बात और सुन लीजिए दोबारा कि एप्सिलॉन 1 यहाँ पर विद्युत वाहक बल है और ये एप्सिलॉन 2 दूसरी सेल का विद्युत वाहक बल है। R1 और R2 इन दोनों सेलों के क्या है, आंतरिक प्रतिरोध है। इसलिए आपको एक फॉर्मूला पहले से याद होना चाहिए टर्मिनल वोल्टता का कि V इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन माइनस IR। ये वाला फॉर्मूला आपको याद ही रहना चाहिए। ठीक है, अब इस वाले सेल के लिए हम क्या करेंगे, इसकी टर्मिनल वोल्टता V1 मान लेंगे, तो इसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन R और आंतरिक प्रतिरोध कितना है, R1। ठीक है, इस वाले सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता V2 इज इक्वल टू कितना मान लेंगे, एप्सिलॉन 2 माइनस IR2, और दोनों में धारा I रहेगी, I1 और I2 नहीं रहेगी। ये गलती कतई मत कर देना, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होती है, धारा एक समान होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा की वैल्यू क्या होती है, एक समान होती है। तो ये आप दोनों ट्रिक समझ गए होंगे कि इस प्रकार से हमें लिखना है। तो चलो इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूं। अब इस डायग्राम के बारे में आपको कुछ लिखना है, एक दो लाइनें। तो एक दो लाइनें क्या लिखेंगे, हम क्या ले रहे हैं, एप्सिलॉन 1 व एप्सिलॉन 2 विद्युत वाहक बल वाले दो सेलों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं जिनका आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः R1 व R2 है। इन सेलों को किसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R के साथ संयोजित कर एक विद्युत परिपथ बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों के मध्य एक पॉइंट और ले रहा हूं मैं, B, जो इन दोनों सेलों को संयोजित करने वाला पॉइंट है B। ठीक है, तो अब हमें देखना है इस प्रतिरोध R पर वोल्टता। ओम के नियम से प्रतिरोध R पर वोल्टता V इज इक्वल टू IR इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगी, ए और इसको बिंदु सी देना पड़ेगा भाई, ये भी इसको दे देंगे, ए और सी के मध्य वोल्टता। तो इसको हम लिख सकते हैं VAC, यानी कि विभवांतर VA माइनस VC के मध्य। इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 1। ठीक है, अब इन दोनों सेलों के लिए ए और बी के मध्य विभवांतर, ए व बी के मध्य विभवांतर या टर्मिनल वोल्टता भी बोल सकते हैं, टर्मिनल वोल्टता VAB इज इक्वल टू लिखेंगे हम VA माइनस VB इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस IR1। ए व सी के मध्य, बी व सी के मध्य, बी व, अब इन दोनों के मध्य, इन दोनों बिंदुओं के मध्य यही बात, मध्य टर्मिनल वोल्टता तो VBC इज इक्वल टू VB माइनस VC इज इक्वल टू कितनी है, एप्सिलॉन 2 माइनस IR2, क्योंकि इन दोनों बिंदु के मध्य ओनली एक सेल जुड़ा हुआ है और इसकी टर्मिनल वोल्टता का सूत्र क्या होता है, यही होता है,
और इन ए और बी दोनों बिंदु के मध्य भी एक ही सेल जुड़ा हुआ है और इन दोनों की टर्मिनल वोल्टता कितनी होती है, ये होती है। इसको आप इक्वेशन 2 डाल सकते हैं, इसको इक्वेशन आप 3 डाल सकते हैं। अतः बिंदु ए व सी के मध्य कुल विभवांतर, अतः बिंदु ए व सी के मध्य विभवांतर, तो विभवांतर कितना हो गया, VAC इज इक्वल टू VA माइनस VC। ठीक है, या हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, इन दोनों का जो कुल विभवांतर है वो दो तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, VAC इज इक्वल टू VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो VAC इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है, VAC की वैल्यू VA माइनस B की, तो VA माइनस B किधर गया, VA माइनस B की वैल्यू ये रही, तो ε1 माइनस IR1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, VB माइनस VC की ये रही, ε2 माइनस IR2। ठीक है, दोनों को थोड़ा सा कंबाइन करके लिख लीजिए, VAC इज इक्वल टू ε1, इसको इसके साथ में लिख रहा हूँ, ε1 दोनों को साथ में लिख रहा हूँ, तो ε1 प्लस ε2 माइनस IR1 माइनस IR2, यानी ये वाली वैल्यू दोनों में एक साथ लिख रहा हूं लास्ट में। तो ये क्या हो गया कुल मिलाकर बात, VAC इज इक्वल टू ε1 प्लस ε2 और माइनस आई दोनों में कॉमन आ गया, R1 प्लस R2, यानी आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये अंदर क्या हो गया, प्लस का चिन्ह आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 4। ठीक है, बट हम जानते हैं कि VAC का मान क्या है, IR के, तो समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, IR इज इक्वल टू ε1 प्लस ε2 माइनस IR1 प्लस R2। ठीक है, और यहां से यदि हम I की वैल्यू याद करें तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको इधर लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले आप एक चीज और लिख सकते हैं यहां पर, यदि हम यह मान लें, यदि संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माने, तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा ε1 प्लस ε2। क्यों ε1 प्लस ε2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन की तुलना करें हम टर्मिनल वोल्टा की इक्वेशन के साथ में, टर्मिनल वोल्टा V इज इक्वल टू ε माइनस IR। ठीक है, तो V टर्मिनल वोल्टा V की जगह क्या हो गया, मान VAC। ठीक है, यानी कि A और C के मध्य कुल जो टर्मिनल वोल्टा है वो कितनी है, ये है। ठीक है, तो V की जगह हो गया VAC, एप्सिलॉन की जगह क्या हो गया, कुल कितना हो गया ε1 प्लस ε2, यानी कि दोनों सेलों का विद्युत वाहक बल जुड़ जाएगा। ठीक है, माइनस I, तो I की जगह I है और स्मॉल r की जगह क्या है, R1 प्लस R2। तो हम ऐसे सीधा लिख सकते हैं इस इक्वेशन की, इसके साथ तुलना करके हम ये मान लेंगे इन दोनों की जगह क्या लिख सकते हैं हम, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट का मतलब है तुल्य विद्युत वाहक बल, तुल्य का मतलब होता है कुल टोटल कितना है विद्युत वाहक बल। ठीक है, और इसी प्रकार से R इक्विवेलेंट संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध स्मॉल r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, ये वाली दोनों वैल्यू इसमें हम रख सकते हैं। तो क्या हो गया इसके बाद में, अतः IR इज इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। इस टर्म को इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, इधर से मैं कुछ इरेज कर रहा हूं, इससे थोड़ा सा बैक जाके आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भूल गया थोड़ा सा पीछे हटना ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लेते, कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लें इस चीज का। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें पीछे से थोड़ा। ठीक है, अब इसको देखें आप, इस वाली इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ, इस इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूँ। ये इक्वेशन आई थी आपके पास में, IR इज इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, इसको इधर लेके आया तो ये हो गया IR, ये इधर लेके आएंगे प्लस की हो जाएगी, प्लस IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, दोनों में कॉमन क्या आ गया I, तो I इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास में, कॉमन क्या बचा, कॉमन I, तो ये रिमेनिंग रह गया।
एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, ये EQ लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। तो I का मान कितना हो गया, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R प्लस R इक्विवेलेंट। चलो इसको आप इक्वेशन दे दीजिए। नेक्स्ट, अब हमें क्वेश्चन में करना क्या है भाई, सेलों का समीकरण संयोजन से हम पढ़ रहे हैं, बट क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन भी वाजिब है, आप ऐसा पूछ भी सकते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक तो तुल्य विद्युत भाग बल एप्सिलॉन इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करके दिखाना है, दूसरा R इक्विवेलेंट का मान ज्ञात करके दिखाना है, और तीसरा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करके दिखाना है। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बताएं, ये बताएं और ये बताएं, ठीक है। ये पूछा जाए तो आप यहां तक करें, ये पूछा जाए तो यहां तक करें, और तीनों ही पूछे जाए तो ये करें, या सेलों का सन्निक्रम संयोजन समझाएं तो यहां तक आप पूरा डेरिवेशन करें, ठीक है। तो सेलों के सन्निक्रम संयोजन में आपको कौन कौन सी चीजें ज्ञात करनी पड़ेगी, परिपथ का तुल्य विद्युत भाग बल, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा, इन तीनों का मान ज्ञात करना पड़ेगा। अब एक चीज आप समझ गए होंगे कि यदि इसका हम विखंडन करें, इसको यदि हम समझें इस पूरे डेरिवेशन को कुछ पॉइंटों में, तो पहला पॉइंट तो आपको यह प्रदर्शित कर रहा है कि सेलों के सन्निक्रम संयोजन का तुल्य विद्युत भाग बल दोनों सेलों के संयोजन के विद्युत भाग बलों के योग के बराबर होता है। तो पहले तो क्या लिख सकते हैं आप, समेशन इक्विवेलेंट के बारे में बात लिख सकते हैं, इसका मान ये है। अतः स्पष्ट है कि सेलों के सन्निक्रम संयोजन में क्या लिखना है वो सुन लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। अतः स्पष्ट है कि सेलों के सन्निक्रम संयोजन का तुल्य विद्युत भाग बल का मान दोनों सेलों के विद्युत भाग बलों के योग के बराबर होता है। दोबारा सुन लीजिए, सेलों के सन्निक्रम संयोजन का तुल्य विद्युत भाग बल दोनों सेलों के विद्युत भाग बलों के योग के बराबर होता है। आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, सेलों के सन्निक्रम संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध दोनों सेलों के आंतरिक प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। दोनों बातें समझ में आ गई। तीसरा केस हम क्या लिख सकते हैं, यदि n सेल जुड़े हों, यदि n सेल जुड़े हों और उनका जो विद्युत भाग बल है एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 3 इज इक्वल टू डैश डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन n, और इन सब का कितना मान लें n, वह इनका जो प्रतिरोध है वो मान लें R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू डैश डैश इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R। यानी कि जितने भी संयोजन में जो सेल जुड़े गए हैं उनका विद्युत भाग बल और उनका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सबका सेम है। तो सबका सेम होने वाली कंडीशन में डेरिवेशन किस प्रकार से बनता है, तो आप लिख सकते हैं, इस इक्वेशन में मान रख सकते हैं। इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए, ये 3, और इसको आप इक्वेशन डाल दीजिए 4, ये हो गई 5, और ये इक्वेशन हो गई 6, ठीक है। तो पहले तो आपको ये मान किस में रखने हैं, ये वाले मान किस में रखने हैं, समीकरण 4 और 5 में रखने हैं। तो मैं थोड़ा सा यहां से और इरेज कर रहा हूं ताकि हम पूरा डिस्कशन कर लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बने रहें आप, एक तो आप वीडियो लगातार देखें और पूरा देखें। कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आप सर के बराबर ही चलें, सर से पीछे न चलें, ठीक है। जिस दिन वीडियो नहीं डाला जाता है उस दिन आप पीछे का रिवीजन करें, ठीक है। पीछे के कोई वीडियोस देख लीजिए, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुझे दोबारा समझना है, वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं, बट वीडियो आप जरूर देखे रखें। पढ़ाई आप कंटिन्यू रखें, लॉकडाउन का समय है, और ये हो सकता है कि आपको ये चैप्टर जो स्कूल में आप दोबारा पढ़ाए जाएं या नहीं पढ़ाए जाएं, उस पर कोई अभी हम खुलकर नहीं बता सकते कि आपको ये चैप्टर हम दोबारा करवा सकते हैं क्या, ऐसा हम कुछ भी नहीं बोल सकते। कोशिश करेंगे दोबारा करवाने की, बट अब आगे का माहौल कैसा रहता है लॉकडाउन के बाद में, ठीक है। स्कूल खुलने के पश्चात कितना आपको टाइम मिलता है, आपकी क्लासें रेगुलर लगेंगी या नहीं लगेंगी, इवन ऑड के हिसाब से लगेंगी, एक दिन आधे बच्चों को आना पड़ेगा, दूसरे दिन आधे बच्चों को, तो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। बट अभी हम ये बोल सकते हैं कि आपको हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना आपको कंटिन्यू रोज पढ़ना चाहिए, इसमें आपको कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए, ठीक है। और जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह हैं आप व्हाट्सएप नंबर पे हैं आपके सबके पास में, उन पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अब इस कंडीशन की, इस कंडीशन को दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। यदि n सेल जुड़े हों, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, और उनका तुल्य विद्युत भाग बल सभी सेलों का क्या हो, एक समान हो, और उनका आंतरिक प्रतिरोध भी क्या हो, एक समान हो, तब क्या होगा, तो वो देखना पड़ेगा क्या होगा, समीकरण 4 व 5 से। तो समीकरण 4 से तो हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से तो हम ये लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन प्लस डैश डैश प्लस एप्सिलॉन कहां तक, n तक, ठीक है। तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट का मान क्या हो गया, n एप्सिलॉन,
ठीक है। समीकरण 5 से, तो समीकरण 5 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 5 से आर इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि इन सब की जगह इसी प्रकार से आपको R1 की जगह R लिखना है, प्लस R2 की जगह भी R, R3 की जगह भी R, प्लस डैश डैश प्लस Rn की जगह भी क्या लिखना है, R ही लिखना है। कहां तक लिखना है, n पदों तक। ठीक है, सबको जोड़ोगे, एक आम और एक आम दो आम होते हैं, इसी प्रकार n आम है तो कितने हो जाएंगे आपके पास में, n आम सबको जोड़ेंगे तो, ठीक है, तो n r। अतः समीकरण 6 से, अतः समीकरण 6 से, तो समीकरण 6 से आप i का मान ज्ञात कर सकते हैं। i इज इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट का मान क्या रखना है आपको, n एप्सिलॉन अपॉन r, तो ये लिखें आप r प्लस, और r इक्विवेलेंट की जगह मान रखें आप n r। ठीक है, या थोड़ा सा रीअरेंज करके n दोनों में कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन लिया तो इधर बचा एप्सिलॉन, इधर r नहीं है तो इधर n का भाग देना पड़ेगा प्लस r। ठीक है, और ये n कॉमन आ गया, n से n क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा एप्सिलॉन अपॉन r प्लस n r, r अपॉन n, r अपॉन n। ठीक है, तो प्रवाहित होने वाली धारा ये है, ये आप डायरेक्ट सूत्र याद रखें, इसमें आप कई बार न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम एक और डिस्कशन करना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन या स्टार मान लीजिए आप कि सर आपने जो सेलों का समीकरण संयोजन इस प्रकार से संयोजित कर रखा था, प्लस माइनस, इसमें तो इस टर्मिनल को आपने विपरीत क्रम वाले सेल से, इसकी विपरीत ध्रुवता वाले टर्मिनल से जोड़ रखा था। तो सर यदि हम ऐसे जोड़ दें तो क्या होगा, प्लस माइनस और इसका भी इधर माइनस और ये प्लस। ठीक है, यदि हम सर ऐसा संयोजित कर दें तो क्या होगा, इनका तुल्य विद्युत वाहक बल क्या होगा और इनका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ये भी इक्वेशन बनता है यहां से। तो देखें आप, ठीक है, इस प्रकार से। तो पहले मैं डायग्राम भी बना रहा हूं, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायग्राम से समझें। और ये प्लस माइनस, ये प्लस और ये इन दोनों के माइनस टर्मिनल, यानी दोनों सेलों के एक जैसी ध्रुवता वाले टर्मिनल आपने संयोजित कर रखे हैं। इसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 1 है, इसका एप्सिलॉन 2 है। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी आप इसमें संयोजित कर लेना। इसका इस कंडीशन में विद्युत वाहक बल कितना होगा, एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2। कब होगा, जब एप्सिलॉन 1 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2। ठीक है, और यदि ऐसा हो जाए कि एप्सिलॉन 2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1, तो आप ऐसे लिखेंगे एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस एप्सिलॉन 1। ठीक है, परंतु जो R इक्विवेलेंट का मान है वो R1 प्लस R2 ही रहेगा। ठीक है, R इक्विवेलेंट का मान क्या रहेगा, R1 प्लस R2 रहेगा। तुल्य प्रतिरोध है वह, इसमें माइनस का चिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि यहां पर यदि ये इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, माइनस से प्लस जुड़ा हुआ है, तो तुल्य विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2, यानी कि दोनों को जोड़ देते हैं। लेकिन माइनस प्लस से नहीं जुड़ा हुआ, माइनस माइनस से जुड़ा हुआ है, या इसका उल्टा भी हो सकता है, प्लस प्लस से जुड़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में आपको एक में से दूसरे को घटाना है, एक में से दूसरे को घटाना है। किस में से किसको घटाना है, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि बड़ा कौन है। बड़े में से छोटा आपको विद्युत वाहक बल घटाना है। जैसे यहां पर आपने कंडीशन मान रखी है कि एप्सिलॉन 1 बड़ा है, तो एप्सिलॉन 1 में से आप एप्सिलॉन 2 घटा दोगे। यदि इसका उल्टा है, एप्सिलॉन 2 बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी, दोनों में से एक कंडीशन हो जाएगी। वो डिपेंड करेगी कि एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 में से बड़ा माने किसका है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि शायद आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और अब आप अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। अगले वीडियो इससे भी ज्यादा बेहतरीन होने वाला है, उसकी कैलकुलेशन कुछ और ही शानदार होगी। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत सारा थैंक यू। आप यूं ही बने रहे हमारे चैनल पे और पूरे वीडियो देखते रहें।